सभी विद्वजनों और प्रिय मित्रों को नमस्कार। मैं गायत्री नायक आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का यह राष्ट्रीय वेबिनार केरल के सेंट थॉमस महाविद्यालय पालम के स्नातकोत्तर एवं शोध विभाग और छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूँ कि सेंट थॉमस महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम से जुड़ी हुई एक संस्था है। 1950 में स्थापित यह महाविद्यालय आज केरल के मशहूर शोध एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में भी चर्चित है। कॉलेज में हिंदी विभाग की स्थापना सन 1927 राष्ट्रीय वेबिनार की ओर आप सबका स्वागत है। वेबिनार का विषय है आदिवासी विमर्श की परिकल्पना लौटते हुए उपन्यास के विशेष संदर्भ में। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हिंदी के वरिष्ठ आदिवासी कथाकार वाल्टर बेंद्रा तरुण जी। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए आंतरिका विल्सन, सूर्या और मोनिस को आमंत्रित करती हूँ। इतनी शक्ति हमें दे दादा, मन का विश्वास कमजोर होना, से भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है आदिवासी विमर्श पर केंद्रित लौटते हुए उपन्यास के विशेष संदर्भ में। इस पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित है श्री वाल्टर बेंद्रा तरुण जी। उनका परिचय कराने के लिए हमारे विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुरियन जी को आमंत्रित करती हूँ। पाला सेंट थॉमस महाविद्यालय के शोध एवं स्नातकोत्तर विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में भाग ले रहे हैं आदरणीय वाल्टर बेंद्रा तरुण जी, सेंट थॉमस महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय डॉक्टर जेम्स जॉन मंगलत जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कोचरानी जोसेफ जी, केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से इस वेबिनार में भाग ले रहे प्राध्यापक बंधुओं, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आदिवासी समुदायों का पलायन देश में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है। मजबूरी में पलायन करने के लिए बाध्य आदिवासी अपने घर परिवार और भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर जाने के लिए लगातार बाध्य हो रहे हैं। आज का वेबिनार का विषय है आदिवासी विमर्श की परिकल्पना लौटते हुए उपन्यास के विशेष संदर्भ में। इस उपन्यास में लेखक ने आदिवासी युवतियों के काम के लिए महानगरों की ओर तेजी से बढ़ते पलायन की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया है। आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता को मुख्य धारा के साहित्यिक पटल पर लाने का प्रयास वाल्टर बेंद्रा तरुण जैसे आदिवासी विमर्श के लेखकों ने किया है। आदिवासी विमर्श के साहित्यकारों ने आदिवासी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, अपमान एवं शोषण की अभिव्यक्ति कराने की कोशिश भी की है। इन सभी मुद्दों की ओर आगे इस वेबिनार में हम विस्तार से विचार मंथन करेंगे। अब मैं अपने कर्तव्य की ओर
मुड़ता हूँ। आज के इस वेबिनार में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सेंट थॉमस महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर जेम्स जॉन मंगलक जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है और हमें लगातार नए नए विषयों पर संरचनात्मक कार्य करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। आपका जो स्नेह हमारे ऊपर बना रहा है, हमेशा वो स्नेह हमारे साथ बना रहे, यही प्रार्थना के साथ मैं डॉक्टर जेम्स जॉन मंगलक जी को इस वेबिनार की ओर उनकी अनुपस्थिति में भी मैं उनका स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी आदिवासी विमर्श के बहुचर्चित साहित्यकार एवं जाने माने पत्रकार एवं संपादक आदरणीय वाल्टर भेंगरा तरुण जी। माननीय भेंगरा जी आज के इस कार्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ चयन के रूप में नजर आ रहे हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी एवं आदिवासी भाषा एवं साहित्य के गहरे जानकार हैं। आप आदिवासी विमर्श के विशेषज्ञ भी रहे हैं। सर, मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूं और इस वेबिनार की ओर आदर सम्मान के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं। सर, इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुचरानी जोसेफ, सहायक आचार्य डॉक्टर डिनीमॉल, अन्य सभी प्राध्यापक बंधुओं और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को बड़ी आत्मीयता से स्वागत करते हुए मैं विदा लेता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद। तो इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं सभी प्राध्यापक बंधुओं, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं को मैं डॉक्टर वाल्टर तरुण भेंगरा जी का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे आज के मुख्य कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर वाल्टर तरुण भेंगरा जी यहाँ विराज रहे हैं। वे अपने समय में आदिवासी विमर्श के सर्वश्रेष्ठ विचारक एवं समर्थक के रूप में शुमार किए हुए व्यक्तित्व हैं। वाल्टर भेंगरा जी की महत्ता अनेक कारणों से है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। वाल्टर तरुण भेंगरा समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य के सबसे वरिष्ठ सजग, सचेत एवं निर्भीक आदिवासी रचनाकार हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए आदिवासियों की सच्ची एवं प्रामाणिक तस्वीर प्रस्तुत की है। आपका जन्म सन 10 मई सन 1947 में झारखंड के एक मुंडा परिवार में हुआ था। आपने सन 1970 में रांची सेंट सेवियर्स महाविद्यालय से स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1962 में दिल्ली से पत्रकारिता प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। वाल्टर भेंगरा तरुण जी कृत संकल्प, जगज्योति आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। दूरदर्शन समाचार संवाददाता के रूप में 1988 से 2007 तक कोलकाता, जयपुर और रांची में भी कार्य किए हैं। लौटती रेखाएं, देने का सुख, जंगल की ललकार, अपना अपना युद्ध, विकल्प आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। शाम की सुबह, लौटते हुए, पलाश, गैंग लीडर, कच्ची कली आदि उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समय के यथार्थ का गहरा अंकन किया है। भेंगरा जी के साहित्य लेखन के केंद्र में आदिवासी साहित्य के बुनियादी सरोकारों एवं आदिवासी समाज की वस्तुगत सच्चाइयों को उजागर करने की दृष्टि
निहित है। वाल्टर भेंगरा तरुण जी की रचनाधर्मिता की ओर संकेत करते हुए समीक्षक पुनीता जैन इस प्रकार लिखती हैं। वाल्टर भेंगरा तरुण आदिवासी कथाकार हैं, किंतु आदिवासी समाज की चुनौतियों के अतिरिक्त कई अन्य विषयों को भी अपने कथा के केंद्र में लाने के कारण उनका कथा संसार वैविध्यपूर्ण है। वाल्टर भेंगरा ने अपनी रचनाओं में आदिवासियों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को गहराई से देखने समझने का प्रयास किया है। तरुण जी ने अपने कथा साहित्य में विशेषतः उपन्यास में विभिन्न समस्याओं का सूक्ष्मांकन किया है, जैसे सत्ता की संवेदनहीनता, वन विभाग का आदिवासी विरोधी रवैया, शोषण, दमन, औपनिवेशिक रवैया, विस्थापन, पलायन का दर्द, जंगल जमीन जीवन बचाने की जद्दोजहद का चित्रण स्वाभाविकता एवं प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया है। आपके संबंध में तमाम तरह की और भी जानकारियां हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। फिलहाल इतना ही। आपकी उपस्थिति से हम सब अनुग्रहित हुए हैं। सर, आपको प्रणाम है। संत थॉमस महाविद्यालय की हिंदी परिवार की ओर से आपको एक और बार इस सेमिनार की ओर स्वागत करते हुए मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। आदिवासी विमर्श की परिकल्पना लौटते हुए उपन्यास के विशेष संदर्भ में अपना वक्तव्य देने के लिए श्री वाल्टर भेंगरा तरुण जी को सादर आमंत्रित करते हैं। इस वेबिनार की सुविधाजनक संचालन के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना माइक बंद रखने का प्रयास करें। जब आपको कुछ बोलना है तभी माइक ऑन करके बोलने का प्रयास करें, ताकि आप इस वक्ता के वक्तव्य को बिना कोई रुकावट से सुन सके। सर, आप सुन सकते हैं? जी हाँ। संत थॉमस महाविद्यालय पाला केरल के प्राचार्य डॉक्टर जेम्स जॉन मंगलत जी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर कोचुरानी जोसेफ और आयोजन समिति के डॉक्टर अनीस, डॉक्टर मिनीमोल, डॉक्टर अंजू जॉय और सभी शोध छात्र छात्राओं और इस वेबिनार में भाग ले रहे सभी सहभागियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और जोहार बोलता हूँ। जोहार। जैसा कि आज के आयोजन का विषय है आदिवासी विमर्श, मेरे उपन्यास लौटते हुए के आधार पर, तो इसकी पृष्ठभूमि पर मैं पहले अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। सन 1972 ईस्वी में मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली पत्रकारिता प्रशिक्षण के लिए गया हुआ था। तो वहाँ देखकर मैं अत्यंत अचंभित हुआ कि दिल्ली जैसे महानगर राजधानी में झारखंड, विशेषकर उस समय झारखंड बना नहीं था, हम लोग उसको छोटनागपुर क्षेत्र कहते थे, बिहार का छोटनागपुर क्षेत्र। छोटनागपुर मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ अभी जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ एरिया, उड़ीसा का मयूरभंज जिला और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के कुछ मेदिनीपुर और बाकी कुछ जिले, तो उन क्षेत्रों से महानगरों में घरेलू कामगारों के रूप में हजारों युवतियां वहाँ काम कर रही थी दिल्ली में। उनकी स्थिति देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, शोक भी हुआ, दुख भी हुआ। तो इतनी संख्या में, जबकि उसके तुरंत बाद इनकी संख्या में लाखों की में बढ़ोतरी हुई।
लेकिन जब जिस समय का घटनाक्रम मैंने इस उपन्यास में वर्णन किया है, वो 1970 के दशक की कहानी है। मेरा परिचय अनेक घरेलू कामगार महिलाओं से हुआ, उनकी घटनाओं को, उनके दर्द को बयान मैंने सुना, उनको मैंने अनुभव किया, क्योंकि हमारे गांव घर की महिलाएं थी, युवतियां थी। और जैसे कि स्थिति जब तक समग्र विकास भारत के गांव में नहीं होता है तो शहरों की ओर ये पलायन जारी रहेगा। उन दिनों में भी, जबकि उस समय मानव तस्करी या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है कि रोजगार का बहला फुसला के लोगों को महानगरों में नहीं लिया जाता था, लोग स्वेच्छा से जाते थे। और उस स्वेच्छा से जाने वाली युवतियों का ही, जिसमें हम मार्था और सलोमी, जिनके जो मुख्य पात्र हैं इस उपन्यास में, उनका मैंने जिक्र किया है। वो गांव के परिवार की गरीबी के कारण अपनी एक गांव की सहेली के साथ दिल्ली पलायन करती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि गांव में जितना रोजगार नहीं है, महानगरों में कुछ पैसे कमा सकती है और परिवार को सपोर्ट कर सकती है। इस मकसद से हो जाती हैं, लेकिन वहाँ के चक्रव्यूह को नहीं समझती हैं, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है, अपरिचित है। लेकिन अपनी सहेली जो पहले से थी, मार्था, वो उसको लेकर साथ में जाती है और कुछ दिनों के बाद उसको एक खन्ना परिवार में उसको काम दिलाती है, घरेलू कामगार के रूप में। और सलोमी जिस तरह से अपने गुजरे हुए दिनों में, व्यतीत किए हुए दिनों में दिल्ली के विभिन्न परिवारों में रही, वे एक अच्छे पटेल परिवार के साथ भी रही, वहाँ उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद 2-3 परिवारों में वो रही। सबसे पहले खन्ना परिवार में, जहाँ उसका सबसे ज़्यादा शारीरिक दोहन हुआ मकान मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा। इसके बाद वहाँ से निकल कर वो पटेल परिवार में जाती है। पटेल परिवार के वृद्ध दंपति के साथ वो काम करती है और वहाँ बहुत सुंदर जीवन उसका रहता है। लेकिन फिर वो लोग वापस चले जाते हैं गुजरात। तो इस दौरान उसको फिर से नए घर में जाना पड़ता है, एक मध्य वर्गीय परिवार में जाना पड़ता है, जिसमें 2 बच्चे भी हैं, बेटा बेटी हैं और जो युवक हैं। तो वहाँ भी उसको बहुत अजीब तरह से उनका शोषण होता है, जिसका वो खुद बयान नहीं कर पाती है। और उसके साथ ही, जैसे कि हम लोग जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ अधिकांश कैथोलिक या ईसाई युवतियाँ वहाँ घरेलू कामगार के रूप में जाती हैं। तो हर रविवार को प्राय वे आर.के. पुरम या डिफेंस कॉलोनी के चर्चों में जमा होती हैं। उस जमाने में भी वहाँ सिस्टर्स स्वयंसेवी संगठन के रूप में उनका धर्म क्लास या धर्म शिक्षा देती थी और उनको सहयोग देती थी। और वहाँ बहुत सारी जो छोटनापुर, छत्तीसगढ़ एरिया से, उड़ीसा से जाती थी, वे आपस में मिलती थी और एक दूसरे के बारे में अपना सहयोग करती थी, अपने बातें शेयर करती थी। तो उनकी बातों को सुनने जानने का मुझे निकट से अवसर मिला, तो मुझे ये हमेशा कचोटता रहा। उनकी जीवन शैली, उनका नाम, उनका गांव घर की परिस्थिति। और ये 70 के दशक है, तो उस समय तक जब पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा काम हुआ। और छोटनापुर के क्षेत्र में, जो अब वर्तमान झारखंड में है, वहाँ भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में हुआ। वहाँ करीब 165 गाँवों का विस्थापन हुआ। स्वर्ण रेखा नदी है, दामोदर नदी, वहाँ अनेक डैम बने सिंचाई योजना के रूप में और जल विद्युत योजनाओं के रूप में, और उसके कारण सैकड़ों गांव विस्थापित हुए हैं और इसमें अधिकांश आदिवासी परिवार विस्थापित हुए हैं। इधर कोयलकारो नदियों के में भी डैम बनाने की योजना
चलाई जा रही थी, जिसका भारी जन विरोध के कारण उसको रोकना पड़ गया और सरकार को इस योजना से पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में हमेशा भय बना रहता था कि सरकार किस तरह से कदम उठाएगी और लोग आदिवासी गांव विस्थापित हो जाएंगे। और एक बात, क्योंकि गांव के आदिवासियों का जल जंगल जमीन से गहरा रिश्ता है, इसे हमें मानकर चलना चाहिए। अगर आदिवासियों के गांव और जंगल, उनका ससनगिरी, जो उनके पुरखों की कब्रस्थली होती है, उनको हटाया जाता है, उनके धार्मिक स्थानों को, सांस्कृतिक स्थानों को, धरोहरों को हटाया जाता है, तो वह संस्कृति से उनकी संस्कृति ही नष्ट हो जाती है। और जहाँ तक पाया गया कि ये आदिवासियों का विस्थापन के बाद उनको सही ढंग से उनको स्थापित नहीं किया गया, उनको रोजगार नहीं दिया गया, कंपनसेशन सही रूप से नहीं दिया गया। जो वादाएं शर्तें रखी गई थी कि अगर कंपनी होती है, ऐसे विभाग खड़े होते हैं तो उनमें उनको परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, वो सब कुछ नहीं हुआ। सरकार या कंपनी उन्होंने अपनी बातों को नहीं रखा और इस हमेशा आदिवासियों को डर बना रहता कि हमारा घर परिवार, रोजगार, खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाएगा। इस कारण, क्योंकि आदिवासी समाज में पुरुष और महिलाओं की सहभागिता बराबर की होती है, जितना पुरुष जिम्मेदार होता है उससे अधिक महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ती है। और इस बात को आदिवासी महिलाएं, युवतियां अच्छी तरह समझती हैं। इसी के कारण हमारा जो ये उपन्यास की जो मुख्य पात्र है सलोमी, वो अपने परिवार की स्थिति को समझती है। वो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना चाहती है, क्योंकि उसके पिताजी जो कभी शराबी भी रह जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर छोटापुर में एकल कृषि का योग है, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यह पहाड़ी पठारी क्षेत्र होने के कारण समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है और मानसून की वर्षा के आधारित ही खेती-बाड़ी होती है। तो साल में प्राय एक ही फसल निकाल पाते हैं लोग, वो भी अनावृष्टि, अतिवृष्टि के कारण वो भी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। कई बार, अनेक बार साइक्लोनिक रेन आते हैं तो उसमें जो तैयार खड़ी फसल खेतों में बर्बाद हो जाती है और घरों तक, खलिहानों तक धान की फसल नहीं पहुंच पाती है। तो इससे भी गरीबी यहाँ हमेशा हवा की तरह साथ लगी रहती है और गरीबी के कारण परिवारों को बहुत दर्द झेलना पड़ता है। तो इस बात को हमारी आदिवासी बालाएं, महिलाएं, युवतियाँ समझती हैं और इसी कारण सलोमी जैसी युवतियाँ परिवार के आर्थिक उत्थान के लिए वो महानगरों की ओर चली जाती हैं। ये 70 के दशक में भी यही बात होती कि अपनी सहेली मार्था के साथ वो दिल्ली चली जाती है। उन दिनों में डीजल इंजन बहुत कम हुआ करते थे, रेल इंजन, विद्युत इंजन नहीं चली थी, तो उस समय स्टीम इंजन चलती थी रेलगाड़ी की। कोयले को जलाकर स्टीम बनाया जाता था। बड़े पुराने ज़माने के लोग, पीढ़ी के लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में रेल यात्रा करना कितना दुष्कर हुआ करता। आजकल हम लोग एसी और वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करते हैं, लेकिन उन जमानों में गर्मी के दिनों में बहुत भयानक होता था। अब रांची से भी डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं हुआ करती थी, रांची से पटना जाना पड़ता था। पटना से फिर, क्योंकि पटना राजधानी थी, तो पटना से हावड़ा से चलने वाली ट्रेन दिल्ली जाती थी, वो भी पुरानी दिल्ली। तो इस तरह से लंबे सफ़र के बाद कोयला इंजन वाली गाड़ी से, भाप इंजन वाली गाड़ी से यात्रियों को दिल्ली जाना पड़ता था। तो हमारे पात्रा हैं, जो उपन्यास की पात्र हैं सलोमी और मार्था, इसी तरह जाती हैं और आरक्षित डिब्बों की समय नहीं के बराबर हुआ करती थी। सब आम दर्जा के कोच हुआ करते थे। तो ये इसी तरह की ट्रेन में बैठ कर किसी तरह जाया करते थे। तो उनकी बहुत कठिनाई के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद भी उनको भी तुरंत नौकरी नहीं मिलती है। उनका स्थापना नहीं होता है कि किसी के घर में, क्योंकि ये कम पढ़े लिखे हैं और दूसरा स्किल्ड रोजगार उनको नहीं मिल पाता है और उनको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला रहता है।
तो इस तरह से ये युवतियां के घरेलू कामगार के रूप में उनको काम मिल पाता है महानगरों में आज भी। हालांकि अभी परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उस जमाने में इन्हें घरेलू कामगार के सिवा और कुछ काम नहीं होता है। और साथ में यह भी बता दूं कि ये जग जाहिर है, भारत में तो बहुत ही प्रचलित है कि आदिवासी बहुत ईमानदार, बहुत परिश्रमी होते हैं और बिल्कुल निश्चल होते हैं। ये छल कपट से बहुत दूर होते हैं और बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। इनमें अत्यंत महत्वाकांक्षी भी नहीं होती हैं। तो इस कारण दिल्ली जैसे महानगरों में जहाँ व्यापारी लोग हैं, व्यापार करने वाले, बड़े कार्यालयों में काम करने वाले अफसरगण हैं, तो अपने परिवारों की सुरक्षा इन आदिवासी युवतियों के हाथ में वो निश्चित होकर जा सकते थे कि वो चोरी नहीं कर सकती हैं, वे भाग नहीं सकती हैं, उनकी कुछ चीज इधर उधर नहीं करती हैं, डिमांड नहीं करेंगी। और जितने घंटों तक लोग सुबह 4-5 बजे से उठकर रात के 8, 10, 11 बजते हुए जागते हुए लगातार घर का काम करती हैं, लेकिन वो च्यूं तक नहीं करती हैं। पूरा ईमानदारी से, सादगीपूर्ण ढंग से मांग भी, डिमांड भी नहीं करती हैं। तो इसलिए आदिवासी युवतियों को घरेलू कामगार के रूप में लोग बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन्हें घरेलू कामगार के रूप में काम मिल जाता है और लोग उन्हें काम देना पसंद करते हैं। लेकिन आज के 20वीं सदी में ये परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। लेकिन मैं इसी उपन्यास के संदर्भ में कहूँगा कि गरीबी, गांव की बदहाल स्थिति, इसके कारण महिलाओं का महानगरों में पलायन होता था। ये नहीं है कि लोग बाला फुसला कर ले जाते थे, वे स्वेच्छा से जाती थी। जबकि आजकल बाला फुसला कर यहाँ वहाँ से लोग बाला कर फुसला कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से उनको चोरी छुपे से गांव वालों को बिना बताए हुए महानगरों की ओर ले जाते हैं और कई बार उनको बेच दिया जाता है। और ये जो एजेंट होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसियां भी दक्षिण दिल्ली में भरी हुई अनेक एजेंसियां हैं। उस जमाने में ये प्लेसमेंट एजेंसियां नहीं होती थी, जो घरेलू कामगारों के लिए ही, नियोजन के लिए ये बनी हुई हैं और ये इन लड़कियों के माध्यम से करोड़ों रुपयों कमा रहे हैं। लेकिन उस जमाने ये स्थिति नहीं थी। तो इसके बावजूद भी, क्योंकि इनकी बहुत ही सीधी सादी लड़कियां होती थी, जवान होती थी, तो उनका वो लोग दुरुपयोग करते थे, उनके जीवन से छल कपट करते थे। और यही कारण हुआ कि हमारी मुख्य पात्रा, लौटते उपन्यास की मुख्य पात्रा सलोमी को खन्ना परिवार में उसका शारीरिक शोषण होता है और साथ में जब भंडा फूटता है तो उसको चोरी का इल्ज़ाम डर के पुलिस का भय दिखाया जाता है। लेकिन मार्था के सहयोग से, तो मार्था इस पात्र में, इस उपन्यास में एक सशक्त महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। अगर आप दिल से, हृदय से अब अगर निश्चित है कि मैं ये नहीं करूँगी, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। वो अपने बलबूते पर बहुत अच्छी तरह से, निश्चित रूप से अच्छा जीवन बिता कर वो रही और दूसरों को भी उसने अपना सहयोग दिया। तो इस तरह से हमारे जो मुख्य पात्र हैं, और इन महिलाओं को, जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी समुदायों से बिल्कुल अलग नहीं है। गांव घरों में भी लोग उनके बारे चिंतित रहते हैं। तो हमारा एक पुरुष पात्र है, तो प्रकाश, तो वो एक बैंक कर्मचारी है, जीवन बीमा का एजेंट है के रूप में वहाँ दिल्ली में काम करता है। तो ये भी आदिवासी महिलाओं से, युवतियों से चर्च से जाने के दौरान, वहाँ चर्च में बाहर में लोग, यहाँ एक आदान प्रदान, मिलन समारोह हो जाता है। आज की तारीख में भी जहाँ भी साउथ दिल्ली में या आर.के. पुरम के कैथोलिक चर्च या डिफेंस कॉलोनी के चर्च के बाहर आज भी आदिवासी परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। आदिवासी घरेलू कामगार, नए नौकरी ढूंढने गए हुए युवक युवतियाँ वहाँ मिलते हैं आज भी। तो उस जमाने में भी मिलते थे। मैं भी अपने परीक्षण के दौरान गया था, मुझसे भी कई लोग आदिवासी लोग परिवार के लोग मिले। और इनमें से ये आदिवासी घरेलू कामगार युवती भी 2-3 मिली।
जिनके माध्यम से मुझे इनके बारे में जानकारी हासिल हुई। तो ये आदिवासी समाज इनको छोड़ नहीं रहा है। इस समय भी ये प्रकाश नामक जो पात्र है इस उपन्यास में, वो इन लोगों से मिलता है, उनके लिए वो बैंकों में जॉइंट अकाउंट खोलता है और उनके आर्थिक मदद करने की कोशिश करता है। और बाद के दिनों में भारतीय इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट सामाजिक संस्थान जो लोधी रोड में है, लोधी कॉलोनी में स्थित है, जो जेsuit सुसमाजी पुरोहित वहाँ संचालन कर, उनके डायरेक्टर हैं वहाँ। तो उनका संचालन में वहाँ उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक संगठन का काम किया गया। और एक जो सबसे पुरानी एक घरेलू कामगार महिला थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने एक संगठन काम किया और दिल्ली के परिवारों में इस संगठन ने एनजीओ के माध्यम से, आप कीजिएगा, इन संगठन के माध्यम से आदिवासी युवकों का घरों में नियोजन शुरू हो गया। उनमें यह सतर्की कि उनको रविवार के दिन पूरा दिन का छुट्टी दिया जाएगा और एक निश्चित वेतन दिया जाएगा, उसको बैंक खाते में पैसे दिए जाएंगे और साल में कुछ दिन 15-20 दिन उनको घर गांव जाने के लिए अवकाश दिया जाएगा। इन सारी शर्तें पूरी करने के बाद ही उनको नियोजित किया जाने लगा। लेकिन इसी के बाद ही, इस तरह की घटनाएं होने के बाद, लोग बहुत सारी निजी प्लेसमेंट एजेंसियां खुली और उनके माध्यम से आदिवासी घरेलू कामगारों का शोषण होने शुरू हो जाता है। लेकिन ये 70 के दशक में ऐसी बात नहीं थी। इसके बावजूद भी जो बड़ी कोठियों में जहाँ वहाँ सफाई कर्मचारी होते थे, ड्राइवर होते थे, उनके बावर्ची होते थे, ये लोग जो आदिवासी नहीं होते थे, जो गैर आदिवासी हुआ करते थे, ये भी उनका शोषण करते थे। तो इनका शोषण करते थे और ये पीछे नहीं होते थे, ये भी शोषण करने में पीछे नहीं रहते थे। तो इस तरह से उनके भी शोषण के शिकार हुए। उनमें कई आदिवासी घरेलू कामगार युवती उन्हें शोषण का, अपने किस तरह शोषण हुआ उनके बारे में उनका जिक्र मैंने किया है उनके माध्यम से ही। तो ये शोषण आज भी जारी है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन इस उपन्यास का लिखना, मैंने जब पटना से मैं कृष्ण संकल्प हिंदी युवा मासिक का संपादन करने लगा, तो ये घटनाएं बार बार मेरे जहन में आती थी। तो उनके बारे में क्यों न लिखा जाए। तब तक मैं कहानियाँ लिखता था। तो उसके पहले मैं, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र आज़ाद हुआ और एक नया देश बना पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश निर्माण शेख मुजीबुर रहमान के, तो उस समय ये, उसके पहले दिल्ली में या वियतनाम वार था, कंबोडिया वार हुआ, वियतनाम वार। दिल्ली में रहने वाले लोग बहुत जानते हैं, उस ज़माने में 70 के दशक में हिप्पियों का संख्या बढ़ आ गई थी। तो बांग्लादेश युद्ध में भी के आधार पर, जैसे हमारी आदिवासी शिक्षित होती, विशेषकर जो हायर एजुकेशन में जाती हैं, मैट्रिक के 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद, ये 2 लाइन में जाना चाहती हैं। जो थोड़ा पढ़ जाती हैं, जो मैट्रिक इंटर कर लेती हैं, तो उनकी एक योजना रहती है कि वो नर्स बने। अगर वे ग्रेजुएशन की ओर चली जाती हैं तो ग्रेजुएशन के बाद वो लोग टीचर्स बनना चाहते हैं। तो ये 2 रोजगार आदिवासी क्रिश्चियन महिलाओं में बहुत लोकप्रिय कार्य क्षेत्र बना रहा है। तो मेरा जो पहला उपन्यास था, शाम की सुबह, एक आदिवासी नर्स पर आधारित है, जिसका पहला संस्करण खत्म होने के बाद अभी दूसरा संस्करण हमने अनुज्ञा बुक्स प्रकाशन नई दिल्ली के माध्यम से दूसरा संस्करण निकाला है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये उसके बाद उस उपन्यास को लिखने के बाद ये घरेलू कामगारों पर उपन्यास लिखने की मेरा मन बहुत हुआ। लेकिन उन्हीं दिनों में मैंने शुरू किया था और उनका सिनॉप्सिस तैयार कर लिया तब, और लिखना भी आरंभ किया। 1-2 खंड मैंने लिखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि काम की ज़्यादती हुई। और उस समय बिजली
पर कटौती बहुत होती थी, तो हमको समय पर पत्रिका निकालना पड़ता था, प्रेस का भाग दौड़ वगैरह वगैरह के कारण काफ़ी भाग दौड़ हो जाता था। तो ये उपन्यास लिखने का क्रम लगभग टूट गया। और जब 1980 में मैं पटना छोड़कर रांची आया, और रांची आने के बाद 1988 में मैंने दूरदर्शन संवाददाता के रूप में काम करना आरंभ किया। तो एक लिमिटेड समय में हमको एक समय मिल जाता था, तो मैं फिर अपनी पुरानी फाइलें निकालकर उस उपन्यास को लिखना आरंभ किया। उस जमाने पहले तो हम लोग हाथ से लिखा करते थे, फिर मैनुअल टाइपराइटर आया तो टाइपराइटर से लिखना आरंभ किया। इसके बाद कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर के माध्यम से मैंने इस उपन्यास से लौटते हुए मैंने उपन्यास को लिखना आरंभ किया, तो वो पूरा कर पाया। क्योंकि दिमाग बहुत आगे भागता है और उंगलियां धीरे चलती हैं। कलम से लिखने से बहुत धीमा हो जाता है, आदमी भी दिमाग भी धीमा हो जाता है, और कंप्यूटर पर चलते हैं तो टाइप भी बहुत फास्ट कर सकते हैं, अब तीव्र गति से कहते हैं, तो दिमाग के साथ वो संतुलन बना के चलता है। तो इस तरह से ये उपन्यास शीघ्र पूरा हुआ, और 2000 इसका प्रकाशन हुआ। एक मिनट, 2005 में इस उपन्यास का जो ये उपन्यास है 2005 में ये प्रकाशित हुआ रांची के सत्य भारती प्रकाशन द्वारा। तो इस तरह ये पुस्तक पाठकों के सामने आया और इसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, क्योंकि उस जमाने में आदिवासी लेखक पूर्ण रूपेण लेखन और पत्रकारिता के माध्यम पर अपने आजीविका चलाने वाले आदिवासी पत्रकारों की संख्या नगण्य थी। और मेरी ये जिद ही थी कि मैं जो हमारे क्षेत्रों में जी बैंकों में या किसी कंपनी में या किसी कारखाने में नौकरी करने के या स्कूल में टीचर बनने की जगह मैं पत्रकार और लेखक बनना चाहता था। तो स्कूली समय से मैं लिखना आरंभ किया। 1963 में 4 अगस्त 1963 में मेरी पहली कहानी छपी थी, वह कौन थी। तो इसके बाद मैं लगातार लिखता रहा, आज भी लिख रहा हूँ। तो इस तरह से ये उपन्यास और अभी भी जो बाकी उपन्यास लिखे जा रहे हैं, तो मैं इससे रचनाशील बना हुआ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि केरल जैसे क्षेत्रों में मेरे कुछ पूर्व में केरल के 2 प्राध्यापिकाएं डॉक्टर संगीता भी ये लोग रांची आई हुई थी, तो उन्होंने लौटते उपन्यास से यहाँ से ले गई थी और कई लोगों के बीच प्रचारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भी कई लोगों ने इस पर काम किया। तभी मुझे खुशी भी है पीछे, हालांकि मुझे सीधे रूप में सूचना मुझे नहीं मिली। हमारे आदिवासी राजस्थान के जयपुर के लेखक हरिराम मीना जी के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि लौटते हुए उपन्यास को महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए पुस्तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इसके प्रति विभाग के लोगों को, विश्वविद्यालय के लोगों को, प्रभारियों को मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में कहने से पूर्व मैं प्राध्यापक डॉक्टर जेम्स जॉन मंगलत और विभाग अध्यक्ष कुचुरानी जी और आयोजन समिति के सभी प्राध्यापकों को अपनी ओर से बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ कि उन्हें आपने मुझे अवसर दिया। और मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि आप पुस्तकें खरीदना आरंभ कीजिए, और पुस्तकें उपलब्ध हैं तो जानकारी प्राप्त कीजिए कि कहाँ से पुस्तकें मिलेंगी। लेखकों का हक मत मारिए कृपया, और उनको फ़ोटो कॉपी जरूर करके उनको ना पढ़ें, सीधे प्रिंटेड कॉपियाँ ही करें ताकि लेखकों को उनको पारिश्रमिक मिल सके। क्योंकि भारत में हिंदी लेखकों को पारिश्रमिक नहीं के बराबर मिलता है, और कॉपीराइट होने के बावजूद भी प्रकाशकों द्वारा रॉयल्टी नहीं के बराबर मिलता है। तो बिक्री होने के बाद ही लेखक कुछ
पारिश्रमिक मिल पाता है, तो कृपया हमसे थोड़ा सहयोग बनाए रखें लेखकों से, ताकि हिंदी में लेखन का कार्य होता रहे, नए लेखक आए इस क्षेत्र में। तो मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले अनुरोध करूंगा कि जो भी तो सवाल करेंगे संचालक के माध्यम से वो सवाल करें, तो मैं उनके संशय का समाधान करने की कोशिश करूंगा। जी नमस्कार सर। हाँ जोहार सर, जोहार। जी हाँ बोलिए। हाँ सर, एक प्रश्न था मेरा जी सर। बोलिए। जैसे आपने बताया वर्तमान में भी आदिवासियों का शोषण जारी है और लड़कियां पलायन कर रही है, तो सर आपके हिसाब से कोई ऐसे सुझाव है क्या जिससे पलायन को रोका जा सके? आपकी दृष्टि से सरकार को या ग्राम सभा या किसी को भी किस प्रकार की कोई सुझाव है तो बताइएगा सर। धन्यवाद। जी मैं इस संबंध में कई बार अभी हाल में लिखी कहानी में कई कहानियां मैंने उस पर लिखा है, उनकी विसंगतियों के बारे में लिखा है और सुझाव भी मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो पलायन अभी भी जारी है और महिलाओं का दुर्दशा भी रुक नहीं रही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहला सुझाव सर, राज्य सरकारें अगर सजग रहें, और अभी हम में पूरा विश्वास है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार की सरकार, उसमें आदिवासी बहुल सरकार है, तो उसका अगर विभाग ध्यान दे तो, और जो संविधान द्वारा ये जो 5वीं अनुसूची और पेशा कानून और ग्राम सभाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, अगर इनको सच्ची सहानुभूति के साथ पूर्णता के साथ इनको लागू किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो पलायन को रोका जा सकता है। और जब यहाँ स्थानीय रूप में रोजगारों सृजन होंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो महानगरों की ओर जाएंगे, क्योंकि अभी महंगाई के और पिछले दिनों कोरोना काल में बहुत दुर्दशा मजदूरों की हुई, न केवल आदिवासी मजदूरों की, लेकिन पूरे गरीब तबके के मजदूरों की स्थिति खराब हुई। इवन जो व्यवसाय में भी कई कंपनियां, कई छोटे कारखाने बंद हो गए। तो अगर स्थानीय स्तर पर रोजगारों का सृजन हो और साथ ही स्कूल लेवल पर ही जो मिडिल स्कूल, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल स्तर तक में ही अगर विद्यालयों में युवक युवतियों को रोजगार से के बारे में उनको दिशा निर्देशन मिले और उनकी इच्छा के अनुसार स्थानीय स्तर पर मिलने वाले रोजगारों के बारे में जानकारी दी जाए, उनके बारे जानकारी दी जाए, उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये जो मानव पलायन है महानगरों की ओर, ये निश्चित रूप से कम होगा। तो मेरा ये तो निश्चित बराबर का सुझाव रहा है। लेकिन हमारे परिवारों में भी जो एकता, परिवारों में जो या समाज में गंदी परंपराएं, नशाखोरी है, तो अगर जब तक ये नशाखोरी से आदिवासी समाज को नहीं बचाया जाएगा तो गरीबी से ये निजात नहीं पाएंगे, और गरीबी जब तक रहेगी तो परिवार का आर्थिक स्तर सुधरेगा नहीं, तो पलायन होता रहेगा। लोग भी आजकल मोबाइल का ज़माना, तो गांव-गांव में लोग मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं। तो सही दिशा में अगर रोजगार के सृजन किए जाएं स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार, तो निश्चित रूप से जो लघु उद्योग हैं उनकी ओर इनको आकर्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये महानगरों की ओर पलायन कम होगा। और जी हाँ, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो प्लेसमेंट एजेंसियाँ जो पहली, इनके माध्यम से मानव तस्करी का काम आज भी जोरों शोर से चल रहा है। इसमें आदिवासी लोग भी पैसे के लोभ में अपने समाज को भूलकर सिर्फ स्वार्थ के कारण आदिवासी महिलाओं को बेच रहे हैं, महानगरों की ओर ले जा रहे हैं। तो मेरी ओर से यही सुझाव है, और इनके स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं महानगर में काम कर रही हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं हुए हैं। इनको
इनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हालांकि अभी कई योजनाएं चलाई जा रही, अगर इनको चलाने वाले कार्यकारी अधिकारी अगर सजग रहें तो निश्चित रूप से, और साथ में पुलिस प्रशासन को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। जी बोलिए। शुक्रिया सर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न करना चाहेंगे? और कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपकी जो शंकाएं हैं चैट में बॉक्स में भी आप टाइप करके पूछ सकते हैं। कोई शंकाएं हैं? सर, हमारे महाविद्यालय में आपका जो उपन्यास लौटते हुए, इसकी प्रतियां के लिए मैंने ऑर्डर दिया है, फादर अलेक्स को ऑर्डर दिया है। हेलो, जी मैंने उनसे बात की है, वो भेज रहे हैं, जी वो हाँ, जल्द ही मिल जाएगा। और क्योंकि हमारे शनिवार रविवार का दिन हो गया, जी हाँ, तो जल्द ही मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो मुझे फिर से फोन कीजिए। इस सप्ताह में, एक सप्ताह में मिल जाना चाहिए। जी हाँ, हमारे महाविद्यालय के अलावा कुछ और महाविद्यालय में भी ये उपन्यास पढ़ा रहे हैं। मैंने जी। वहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं उनको भी इसके बारे में सूचना दिया है। जी जी, और बहुत अच्छी बात है। जी हाँ सर, क्योंकि जब तक छात्रों के बीच में उनकी अपनी निजी अपने पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं रहेगी, तो उसको सही मायने से समझ नहीं पाएंगे, उनका आकलन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ तो सर, पुस्तक रहना जरूरी है। और इसका मूल्य अभी तक के जो प्रथम संस्करण है तो 100 रुपये ही है, तो बहुत कम मूल्य है आज की तारीख में। क्योंकि आज से 200-300 रुपये से कम कोई दाम किताब का नहीं होता है। तो उस जमाने में छपा, 2005 में छपा है, तो ये बहुत सस्ती किताब है पेपर बैग में। जी तो हाँ हर एक विद्यार्थी शोधार्थी इसको अपने व्यक्तिगत संग्रह में रख सकते हैं। सर, मैंने लौटते हुए उपन्यास को पढ़ाते समय मैंने उसमें देखा, उसमें जो पुरुष पात्र हैं, दो पुरुष पात्र, फरंदा फ्रांसिस और प्रकाश, है ना जी सर, ये दोनों कितने आदर्शवान, चरित्रवान और मानवतावादी पात्र के रूप में आपने रखा है ना। जी हाँ। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये फरंदा जो है, फ्रांसिस नाम से बैंक में काम करने वाले एक युवक है, जी जिसके साथ सलोमी को 1 हफ्ते रहना पड़ती है ना। जी हाँ। जी हाँ। फिर भी उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं किया। तो आपको कैसा साहस मिला इस तरह सलोमी और फ्रांसिस को 1 हफ्ते एक ही घर में रहने के बावजूद भी उनके साथ कोई बुरा नहीं करने वाले आदिवासी युवक कितना चरित्रवान है, कितना आदर्शवादी है, कितना लड़कियों का, स्त्रियों का कितना सम्मान देने वाले युवकों का प्रतीक है ना सर। जी हाँ, मैं अब यह कहना चाहूँगा कि 60-70 के दशक में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये बलात्कार और ये सब बात ही नहीं आती थी। आदिवासी समाज में बलात्कार की बात आज 21वीं शताब्दी ये आदिवासी क्षेत्रों में ये होने लगा। लेकिन उस जमाने में, क्योंकि गांव के वातावरण में पूरे गांव के लोग परिवार के रूप में रहा करते थे। आज भी बहुत अनेक गांव के लोग परिवार के रूप में रहते हैं और एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखते हैं, एक दूसरे रिश्तेदार के रूप में रखते हैं। तो कोई अनुचित मांगने या वासना की दृश्य देखने का उनको आता ही नहीं था उस जमाने में। वे बहुत सादगीपूर्ण थे। जब भी उनको उछल कूद करना, नाच गान करना, खेतों में काम करना, सब गांव के लोग, सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग मिल के काम करते थे। तो
मैं यह भी दिखाना चाहता था फ्रांसिस के फरंदा के माध्यम से कि क्योंकि उस जमाने में भी और बाद के दिनों में तो ये बात होगी, जो दिल्ली रिटर्न करके जो आदिवासी युवतियाँ घरेलू कामगार के रूप में काम करने के बाद आती थी, तो छोटापुर का आदिवासी युवक उनसे विवाह करना नहीं पसंद करता था। तो मैं फ्रांसिस के माध्यम से एक संदेश देना चाहता था कि वो भी हमारे समाज की महिलाएं हैं, युवतियां हैं, तो सभी में बुराई होती है, अच्छाई होती है, तो उनको हे दृश्य नहीं देखना चाहिए और उनको उनका स्वागत करना चाहिए। उनको जैसे हैं उस इसी में उनको एक्सेप्ट करने की मन बनाना चाहिए। तो वही फ्रांसिस के माध्यम से मैं ये संदेश देने का मैंने प्रयास किया, जबकि ये नारी प्रधान कहानी उपन्यास है पात्र के माध्यम से, इसी में एक पुरुष पात्र है फ्रांसिस। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता है यहाँ के युवकों को कि उनसे आप घृणा मत करो, उनको एक्सेप्ट करो, यही मैं संदेश देना चाहता था। जी हाँ सर। कोई छात्र या शोधार्थी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी 1 घंटे से अधिक हो गया है। हमारे देर से भी शुरू किए, थोड़ा सा थोड़ी सी देरी हुई है। नमस्कार सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन है? सर मैं वॉल्टर सर नमस्कार, मैं दीक्षा बोल रही हूँ। नमस्कार। सर मेरा सवाल है कि जैसे सलोमी के साथ जो अन्याय होता है शहर में जाके, ठीक है, लेकिन वो अंत तक उसका प्रतिरोध उस तरीके से नहीं करती जो एक आंदोलन का रूप ले ले या एक चिंगारी दिखे आंदोलन की, वैसा वो प्रतिरोध नहीं करती है, ऐसा क्यों? ये सलोमी एक बहुत सीधी सरल लड़की थी, उसमें अंदर से वो एक कमजोर लड़की का ये चित्रण है। लेकिन वहीं आप मार्था को देखिएगा, वो लड़ पड़ती है। ये 2 तरह के पात्र हैं इसमें। लेकिन सलोमी को उनकी दुर्दशा दिखाने की कोशिश की। इसको हम पाठकों को सचेत करने के लिए उसको कहीं पर ज़्यादा प्रतिरोध मैंने उसका नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं उनकी दुर्दशाओं को पाठकों की गहराई तक, अंतर तक ले जाना चाहता था। इसीलिए उसका विरोध, अंतर विरोध उसका मैंने नहीं दिखाया। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि उसके पास रोजरी रहते थे, वो हमेशा प्रार्थना करती रहती है। तो वो प्रार्थना पर विश्वास कि मेरा कभी भी भला तो होगा, ये ईश्वरीय विश्वास उसकी धारणा थी। माता मरियम उसको मदद करेगी कभी न कभी। हालांकि अपने वो दिल्ली प्रवास के दिनों में उनको उतनी मदद नहीं मिली, लेकिन बाद में उसका जीवन शुरू। लेकिन मैं पाठकों के लिए मैंने लिखा और उस पात्र को उस दयनीय स्थिति में बनाए रखा कि लोग उसकी मजबूरी को समझें कि दिल्ली जैसे महानगरों में कितनी क्रूरता, कितनी अमानवीयता हो रही है हमारी बहनों पर, हमारी बेटियों पर, तो उसको लोग महसूस कर रहे हैं। इसीलिए उस पात्र को मैंने उसका चरित्र चित्रण उसी स्तर का रखा है, उसके अंदर में प्रतिरोध की भावना मैंने रखी। लेकिन अब मार्था को देखिएगा, मार्था के जीवन को देखिएगा तो खड़ी हो जाती है, विरोध करती है। कुछ स्पष्ट हुआ? जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर आपको ये सूचना देना चाहता हूँ सर, इस वेबिनार के लिए देश के कई विश्वविद्यालयों से करीब 140 से अधिक छात्र, शोधार्थी, प्राध्यापक पंजीकरण किया है, उनको ई सर्टिफिकेट भी मिला है। और हमारा जो कॉलेज है यहाँ पीएचडी की जो डिग्री 1972 से शुरू हुई है, पीएचडी का जो कार्य, और यहाँ से इस महाविद्यालय से 100 से अधिक शोधार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सभी को बधाई। हाँ, बहुत पुराना महाविद्यालय है। और हमारे विभाग के प्रथम जो विभागाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के जो रघुवीर चरण व्यतीत था, वो हिंदी प्रदेश से यहाँ आकर विभागाध्यक्ष बने। जी, बहुत खुशी की बात है। और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हमारे विभाग में आकर 1950 के आसपास यहाँ आकर उन्होंने छायावाद विषय पर 1 घंटे तक हमारे शोधार्थियों और छात्रों के लिए उन्होंने
एक भाषण दिया था। आचार्य सागर विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे, वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष थे, वो भी हमारे महाविद्यालय में आए थे और हमारे छात्रों को भाषण दिया था। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने इतना बताया। अभी हम जी बहुत अच्छी बड़ी कृतज्ञता भाषण के लिए हमारे विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर डिनीमोल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद अनीश जी। सभी विद्वजों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बुलंद आवाज है। मैं डिनीमोल इंडी सेंट थॉमस महाविद्यालय केरल के हिंदी स्नातकोत्तर एवं शोध विभाग द्वारा आदिवासी विमर्श की परिकल्पना लौटते हुए उपन्यास के विशेष संदर्भ में विषय पर आयोजित वेबिनार बहुत ही सार्थक रहा। सफलतापूर्वक इसकी पूर्ति हुई। इस समय देश के कोने कोने से जुड़े विद्वजनों और प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आज के वेबिनार के अध्यक्ष था सेंट थॉमस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जेम्स जॉन मंगलत जी। हिंदी विभाग के छात्रों और हिंदी प्रेमियों के लिए वेबिनार या संगोष्ठी आयोजित करने के लिए आपने निरंतर प्रोत्साहन दिया है। आपको हिंदी विभाग की ओर से, प्रतिभागियों की ओर से मैं आभार प्रकट करती हूँ और हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुछरानी जोसेफ के प्रति मैं बहुत आभार हूँ। आपकी प्रेरणा और सहयोग से ही विभाग के तमाम कार्य सफलता से संपन्न हो रहे हैं। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में हमारा निमंत्रण स्वीकार कर वाल्टर भांगरा तरुण जी ने बहुत ही शानदार व्याख्यान दिया है। आप इतना सजग और सचेत चिंतक है कि आदिवासियों के समक्ष उबर संप्रेषित किया। आपने हमारे छात्रों की शंकाओं को निवारण किया। आपके व्याख्यान से छात्र छात्राएं ही नहीं, हम सब लाभान्वित हुए हैं। आपकी उपस्थिति और व्याख्यान के लिए हम सब आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। आपको मैं सेंट थॉमस कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से, प्रतिभागियों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित धन्यवाद करती हूँ। इस वेबिनार का संयोजक है हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य डॉक्टर अनीश जी। आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किया। एक वेबिनार छात्रों के लिए ही नहीं, सभी प्राध्यापकों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। आपके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। वेबिनार छात्रों के लिए और हमारे लिए एक नया अनुभव ही रहा और दूसरे कॉलेज से इधर वेबिनार से जुड़े प्राध्यापक बंधुओं, हिंदी विभाग के अन्य प्राध्यापकों एवं शोधकर छात्राओं और प्रतिभागियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को एक बार और कृतज्ञता आभार प्रकट करती हुई विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बोगदा जी। धन्यवाद सभी को जोहार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर बुलाएंगे। हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित संगोष्ठी रही है। बहुत धन्यवाद।